एवरीवन, दिस इज आनंद एंड आई वेलकम यू वन एस टू क्वांट क्लासेज। तो आज जो क्लास शुरू हो रहा है नंबर सिस्टम का थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो रहा है। ये सभी एग्जाम के लिए है, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला पार्ट मैं सभी एग्जाम के लिए रखूँगा। बाकी मैं अभी अगले जो वीडियो में जैसे में क्वेश्चन हो रहे होंगे ना, उस वाली वीडियो में हम लोग अलग अलग एग्जाम को टारगेट करके सीख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी वाली पार्ट है वो जो किसी एग्ज़ाम को आप टारगेट बनाए हुए हो, वो तो नियम वही लगने वाले हैं। जो यहाँ सीखोगे वो यूपीपी में भी लागू होंगे, वो नियम वो एसएससी में भी लागू होंगे, यूपीएससी में भी लागू होंगे। वो नियम नहीं बदलने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बस नियमों का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, बाइनरी का एक होता है, ठीक है, ऑक्टल होता है, और एक डेसिमल होता है, और एक हेक्साडेसिमल भी होता है, और भी बहुत सारे के हेक्साडेसिमल और भी बहुत तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। लेकिन मेनली हम जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, उस पर हम बाकी देखिए सिलेबस में करके जब बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो बहुत चुनिंदा क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिपेंड है हमारा नंबर सिस्टम, वो किस पर है? डेसिमल नंबर सिस्टम पर है। ठीक है, डेसिमल क्या होता है? यहाँ पर जो बेस होता है ना, वो 10 होता है। ठीक है, ये बेस 10 क्या होता है अभी आगे समझ में आएगा। चलिए बाकी सभी का सीख लिया जाए। जैसे बाइनरी का अगर बात किया जाए ना, तो इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल का बात की जाए तो बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है? 16 होता है। इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? 16 होता है। बेस का मतलब क्या है, उस चीज़ को समझिए। बेस का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जब बाइनरी भी कराऊंगा लास्ट में, बस थोड़ा सा ओवरव्यू समझिए कि अगर 2 है लिखा हुआ, बेस 2 है, मतलब कि 2 अंकों से पूरा नंबर सिस्टम चल रहा होगा। अगर 8 है तो 8 अंकों से पूरा नंबर सिस्टम चल रहा होगा। 10 है तो 10 अंकों से पूरा नंबर सिस्टम चल रहा होगा। 16 है तो 16 अंकों से पूरा नंबर सिस्टम चल रहा होगा। ठीक है, ये 16 अंक कौन होते हैं, 8 अंक क्या होते हैं, 2 अंक क्या होते हैं। ठीक है, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो आगे हम लोग लास्ट में करेंगे। सब पूरा जब ये डेसिमल नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद कर रहे होंगे इस पर चर्चा, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसएससी में क्वेश्चन देखे जाते हैं, बाकी एग्जामों में नहीं देखे जाते हैं, लगभग न के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो बेस 10 वाला, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानना। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, बेस 10 होगा। बेस 10 क्या होगा, मतलब इसमें जो अंक होंगे ना, ठीक है, उसमें अंक को अगर मैं बात करूँ, इसमें डिजिट की संख्या क्या होती है, तो डिजिट कितने होते हैं? डिजिट इसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब कि 0 से लेकर 9 तक इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, डिजिट मतलब अंक, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम इसकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी संख्या हो, ठीक है, जो भी संख्या, जैसे 28 ली दी तो यहीं में से होगा। ठीक है, 9872, मतलब इन्हीं का प्रयोग करके आपको बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जो भी कह लीजिए, वो सभी संख्याएं जितने भी बड़ी बना लीजिए, छोटे छोटे बना लीजिए, इन्हीं का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। बाकी किसी और, इनके अलावा किसी और अंकों का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है डिजिट, कि इसमें डिजिट कुल कितने हुए, कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक 10 होते हैं। उन 10 अंकों का प्रयोग करके हम बहुत सारे अनंत तक अंक बना सकते हैं, संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेस 10 क्या होता है। ठीक है, बेस 10 को समझने के लिए 2 चीज़ें आपको समझना होगा। अगर मैं बात करूँ, एक शब्द आता है फेस वैल्यू, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं जातीय मान। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आपसे दिया जाए, जैसे यही है, जो अगर 28 है, इसमें मैं पूछूं 8 का फेस वैल्यू क्या है, इसमें अगर मैं पूछूं 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो जो दिखता है संख्या में, जो दिख रहा है ना, ठीक है, 8 है, 8 का पूछा जा रहा है, तो 8 है तो 8 ही दिख रहा है, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। अगर मैं इसमें बात करूँ 9872 में, इसमें मैं पूछूं 9 का फेस वैल्यू बताइए, तो 9 का फेस वैल्यू जो दिख रहा है, जो उसकी जातीय मान है, जो उसका फेस है, जिससे वो पहचाना जाता है, वही उसका मान होगा, 9 हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है। ये पूछा 6 का मान क्या होगा, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 ही होगा। कोई भी संख्या हो दिया गया हो, अगर उसका फेस वैल्यू मान पूछ रहा है, ठीक है, मतलब कि वही है, जो प्रश्न है वही उत्तर है। 9 का फेस वैल्यू 9, 6 का फेस वैल्यू 6, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। ठीक है, ये तो हुई फेस वैल्यू की बात। एक दूसरा टर्म होता है, उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, उसको भी यहीं समझ लेते हैं। और प्लेस वैल्यू में ही, क्योंकि इसको मैं मिटा दूँ,
क्योंकि प्लेस वैल्यू में ही आपको समझ में आएगा कि बेस 10 क्या होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। ये क्या होते हैं, स्थान के हिसाब से बदलते रहते हैं इसमें मान। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 32, 68, 76 ऐसा कोई संख्या लिखा गया है। ठीक है, और इसमें मैं पूछूं आपसे कि 6 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 जो दिया है ना, इसमें गुणा कर दीजिए आप 10 के पावर के रूप में, तो पावर क्या कर दीजिए 0। अच्छा ये बताओ, ध्यान रखिएगा, किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर 0 है उसका मान क्या होता है। ठीक है, अगर n के ऊपर पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। n मतलब कोई भी यहाँ पर कोई संख्या हो, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 300 हो, जो मन करे वो संख्या आप रख दीजिए। इसके ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका इधर बात करूँ तो ध्यान रखना, ये राइट इधर क्या बोलेगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे 7 का मान आपको निकालना है ना, तो 7 के राइट में कितना है, जैसे 7 लिख दीजिए, पहली बात गुणा कर दीजिए, 10 लिख दीजिए, इसके घात के ऊपर में क्या आएगा, डिपेंड करेगा 7 के राइट साइड में कितना अंक है। 1 अंक है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 8 है तो 8 गुणे 10 लिख दीजिए। अब 8 के राइट साइड में कितना है, 2 अंक है, तो 10 पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 है तो 6 लिख दीजिए और उसके बाद 10 लिख दीजिए, और 6 के राइट साइड में कितना आएगा, 1, 2। अच्छा एक बात और समझिए, अंकों का कोई राइट साइड नहीं होता है, आपका राइट साइड इसका भी राइट साइड होगा। अभी मत सोचिएगा कि सर वो कैसे पता है आपको उधर देख रहा है वो, क्योंकि उधर देखेगा तभी तो राइट साइड इधर पड़ेगा। नहीं, आपका राइट साइड उसका भी राइट साइड होगा। तो 6 गुणे 10 पर क्या होगा, इधर कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 पर 0 का मान 1 होता है, और 1 गुणे 6 क्या होगा, 6। फिर 7 गुणे 10 पर 1 का मान 10 होगा, और 10 में 7 गुणा होगा 70 होगा। ये क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग करोगे 100, और 100 में 8 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 800। ये क्या, 10 का क्यूब करोगे 1000, और 1000 में 6 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6000। तो ये इसके स्थानीय मान हो गए। अगर इस संख्या में इस वाले 6 का स्थानीय मान 6 है और इस वाले 6 का स्थानीय मान क्या है, 6000 है। तो हम देख रहे हैं दोनों 6 ही है। अगर फेस वैल्यू बात करें दोनों की, दोनों 6 है, लेकिन स्थान परिवर्तित है, स्थान उसका अलग है, इसका स्थान अलग है, जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, मान इसके अलग आ रहे हैं। तो बेस 10 अब समझ में आया होगा आपको कि जो भी संख्या लिखी जाती है वो बेस 10 को आधार मान के ही लिखी जाती है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जहाँ पर बेस क्या हो, 10 हो, 10 का गुणा ही करना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, ये संख्या 10 के ऊपर जो पावर का मान है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बेस 10 यही है। तो जो संख्या प्रणाली बेस 10 पर आधारित होती है वो क्या होती है, दशमलविक संख्या प्रणाली होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो अभी हमने सीखा बेस 10 के बारे में। वो बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में अलग नियम चल रहा होता है, ऑक्टल में अलग नियम चलता है, हेक्साडेसिमल में अलग नियम चलता है। तो हमें ये पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने बताने जा रहे हैं आपको कि नंबर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो मेनली जो नंबर होते हैं वो 2 टर्म में डिवाइड होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, पहला होता है आपका रियल नंबर, थोड़ा सा कम, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उस चीज़ को समझिए। ठीक है, ये ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इससे भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही जाते हैं, अभी उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो पूरा नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन डिपेंड है वो कहाँ पर है, रियल नंबर पे। तो कोई अगर मैं बात करूँ रियल नंबर सिस्टम को समझाने की कोशिश करूँ तो देखो वो सभी संख्याएँ, ठीक है, वे सभी संख्याएँ जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं, निरूपित की जा सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अगर संख्या रेखा किसे कहते हैं, इसी तरह का एक रेखा होगा, बीच वाला पार्ट अगर हम उसी कोई बीच रेखा का कोई बीच पार्ट नहीं होता, लेकिन मैं मान लिया कि यहाँ पर इसका बीच पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होता है, इसके इस साइड में निगेटिव होता है लेफ़्ट साइड में, और इसके राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव मान होता है। ठीक है, इधर आप जितना कदम बढ़ोगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो ये क्या है, 1 है 2 है 3 है, पॉजिटिव मान होंगे।
इधर एक कदम बढ़ोगे -1 हो जाएगा, एक कदम और बढ़ोगे -2 हो जाएगा, और इधर एक कदम हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई संख्या रेखा। अब आपको क्या बताया गया है कि वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आपको आंसर मिलना शुरू हो गया। आपको दिख रहा होगा कि 3 तरह की संख्याएं मैंने आए निरूपित करके दिखा दी आपको। एक क्या दिखाया है, एक प्लस वाला मान दिखाया है, एक माइनस वाला मान दिखाया है, और एक जीरो। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, विशेष ध्यान रखना है आपको। तो अगर मैं वास्तविक संख्या में एग्जाम्पल में रखूँ तो क्या रख सकते हो, 2 रख लो, 120, मतलब कोई भी पॉजिटिव वाला मान रख लो। ठीक है, 2, 3, 10, 20 सब क्या आ जाएंगे, वास्तविक संख्या में ही आएंगे। और मैं बात करूँ जीरो, तो जीरो भी आ जाएगा इसमें। और मैं बात करूं माइनस वाला मान, -3, -18, ये सभी मान कहाँ आएंगे, वास्तविक संख्या में ही आएंगे। ठीक है, तो क्या बात कि क्या इतने ही तरह के वास्तविक संख्या होती हैं? नहीं भाई, हमने क्या लिखवाया है डेफिनेशन कि वो सभी संख्याएं जिसको आप इस पर निरूपित कर सको। अब आपको ढूंढना है और कौन कौन सी संख्याएं। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि क्या दशमलव वाले मान भी इस पर रखे जा सकते हैं, जैसे अगर 2 और 3 के 2 से 3 है तो 2 से 3 पहुँचोगे तो बीच में कहीं 2.5 भी पड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर 2.5 है तो क्या गलत होगा? नहीं गलत होगा, क्योंकि देखने में तो लग रहा आधा पार्ट यही है। ठीक है, बाकी इधर उधर हो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, दशमलव वाले पार्ट इस पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि 2.5 और 2 और 3 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 2.5 ये निगेटिव भी हो सकते हैं, इधर भी रखे जा सकते हैं। तो मैं एक एक एग्जाम्पल लूँगा एक एक शब्दों का। तो 2.5 अर्थात दशमलव वाले भी अंक इस पर रखे जा सकते हैं। ठीक है, दशमलव वाले अंकों से बनी संख्याएं इस पर रखी जा सकती हैं नंबर लाइन पर। अब ये बताइए, जब दशमलव वाली संख्याएं रखी जा सकती हैं तो ये जो 25 है, ठीक है, जो 2.5 है, क्या इसको हम 25/10 भी लिख सकते हैं? इसको काट कर और छोटा कर देंगे तो क्या ये 5/2 भी हो जाएगा? तो चाहे 2.5 कहिए या 5/2 कहिए, दोनों बात एक ही है। तो दोनों बात अगर ये कही है, लेकिन इसको दशमलव वाली संख्या कहेंगे और इसको भिन्नात्मक संख्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? भिन्नात्मक संख्या कहेंगे। अर्थात भिन्नों को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 5/2 कह लीजिए या 3/5, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, ये सब क्या है, भिन्नों वाली संख्याएं भी इस पर निरूपित की जा सकती हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया? एक पॉजिटिव निरूपित किया जा सकता है, जीरो को भी निरूपित किया जा सकता है, नेगेटिव मान निरूपित हो सकते हैं, दशमलव वाली संख्या निरूपित हो सकती है, और भिन्नात्मक संख्याएं भी निरूपित हो सकती हैं। इतना तरह का हमने एग्जाम्पल समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि क्या करड़ी वाला मान भी निरूपित हो सकता है इस पर? क्या करड़ी वाला मान भी इस पर निरूपित किया जा सकता है? तो अगर मैं कहूँ करड़ी वाला मान को निरूपित करने से पहले समझिए पाइथागोरस पर में पाइथागोरस ने क्या कहा था कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ABC सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का मान कैसे आता है? कर्ण का मान ऐसे आता है कि इसका वर्ग करके इसका वर्ग जोड़ दीजिए, फिर वर्गमूल निकाल। जैसे 2 का वर्ग करोगे 4 और 1 का वर्ग करोगे 1, जोड़ करके वर्गमूल निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा? क्या √5 हो जाएगा? क्या ये √5 हो जाएगा? क्योंकि वो बाहर निकलेगा नहीं और मुझे निकालना भी नहीं है, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि क्या करड़ी वाले मान इस पर रखे जा सकते हैं। तो समझिए, तो यदि कहने का मतलब ये है कि चलिए मैं अगर 2 कदम ऊपर चलूँ, 2 कदम ऊपर की तरफ जाऊँ और 1 कदम इस पर चलूँ, बात वही हुआ, 1 और 2 का रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ 1 हो गया भाई, यहाँ से यहाँ दूरी 1 है और ये वाली दूरी में 2, अगर जितना बड़ा ये है दूरी, एक इमेजिनेशन पे चलिए, यहाँ पर ले गया। और यहाँ पर ले जाने के बाद ना आप थोड़ा समझिए कि अगर ये 2 कदम है, अगर 2 कदम मतलब जितना दूरी है यहाँ से यहाँ है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा इमेजिन करना है कि पेंसिल और प्रकार लेना है, और जो प्रकार का नोक होगा उसको इस पर रखना है, जो जीरो वाला पार्ट है, और जो पेंसिल का नोक होगा उसको यहाँ पर रखना है, जितना ही दूरी है। और रख करके अगर आप इस पर ऐसे चाँप लगाओगे ना, जब चाँप लगाओगे तो ये थोड़ा इससे आगे जाके कट करेगा। ठीक है, आगे इसलिए कट करेगा क्योंकि जो √5 का मान होता है वो कहीं ना कहीं 2.24 से समथिंग होता है। ठीक है, तो 2 से थोड़ा सा आगे जा कर के कट करेगा। मतलब ये समझ लेना, ये तो मैं जो भी यहाँ ऊपर ले गया हूँ ना, ये तो इमेजिन करके ले गया हूँ। हमको तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना, इसीलिए आप यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल का नोक रखेंगे, इसको कट करेंगे, तो जहाँ पर ये कट करेगा वो मान 2.24 के ही नियर अबाउट होगा।
और ऐसा अगर होगा तो यहाँ से यहाँ वाला मान क्या हो जाएगा, √5 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √4 होगा तो 2 हो जाएगा, √4 अगर होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा ये। तो यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक जहाँ तक ये कट कर रहा है ये वाला मान क्या हो जाएगा, √5 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस मुझे ये समझना है, या तो आप चाहो तो रट लो, इतना नहीं समझना है तो, कि कर्डी वाला मान भी संख्या रेखा पर निरूपित हो सकते हैं, चाहे वो √5 हो, √2 हो, कुछ भी हो। ठीक है, रूट में अगर हो तो निरूपित हो सकते। बात है कि हम अब मतलब इतनी संख्याएं वास्तविक रेखा पर निरूपित की जा सकते हैं, और ये सभी संख्याएं क्या होंगी, रियल नंबर, सॉरी वास्तविक रेखा कर रहे हैं इस पर नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर निरूपित हो सकते हैं, और वो सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती हैं वो क्या होंगी, रियल नंबर होंगी। बस यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेजनरी नंबर की। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, जो भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। काल्पनिक संख्याएं से बहुत क्वेश्चन नहीं आता, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसका नाम ही काल्पनिक, कल्पना की गई है, तो जाहिर सी बात है संख्या रेखा पर आएगी कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखना है काल्पनिक रेखा क्या होती है, आपको इसमें आई का मान पूछता है। इमेजनरी नंबर जो होता है वो क्या पूछता है आपसे, आई का मान, और इसी आई को आयोटा भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि √-1, या ऐसे कर लीजिए कि सभी संख्याएँ जिसमें √-1 का मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, मतलब कि -13 अगर, ये तो कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा वो। ठीक है, कड़ी से बाहर भी निकल जाए लेकिन माइनस लगा है, अर्थात मैं ये कहूँ कि ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये बाहर निकल सकता है। ठीक है, और बाहर नहीं निकलता तब भी हो जाता, अगर बाहर नहीं निकलता तब भी वास्तविक संख्या होता, क्योंकि हमको ये नहीं मतलब होता कि वास्तविक संख्या में कि वो बाहर नहीं निकल रहा है। हमको बस ये देखना है कि वास्तविक और काल्पनिक में अंतर क्या, किसमें अंदर माइनस लगा रहेगा। इसको आप 5i लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि माइनस लगा ही रहेगा, तो कड़ी में रहेगा और दूसरा माइनस में रहेगा। तो आपको ये पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट कि आई का मान बताइए, आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा का मान बताइए, तो क्या होता है √-1। इसी का कभी स्क्वायर कर देगा तो आई स्क्वायर करेगा, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। इसी तरीके का आएगा, बाकी हम क्वेश्चन में सीख रहे होंगे इस पर और क्वेश्चन क्या आएगा। अच्छा, एक चीज़ और इससे आता है कि रियल और इमेजिनरी को जो दोनों मिक्स कर दोगे ना, इन दोनों को मिला दोगे तो एक नई संख्या बन के आती है, और उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। इस पर भी आता है, इसमें पूछता है कि निम्न में से ये जो भी संख्या दी रहेगी वो किसका उदाहरण है, ऐसा पूछेगा। तो ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का क्या हो, जोड़ हो, मेल हो। जैसे अगर कहीं लिखा है 15 + 3i, तो यह किस तरह की संख्या है, ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है। अगर कहीं लिखा है 3 + √-15, तो यह किस तरह की संख्या है, सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, बाकी इमेजनरी नंबर से यही, और भी क्वेश्चन में आएंगे, कुछ हम सीखेंगे, बाकी इसका जो कंसेप्ट है बस इतना ही है। ठीक है, और भी जो क्वेश्चन में कुछ अलग यूज हो रहा होगा तो वहीं पर हम लोग सीख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम फर्दर बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर, अभी हमने नंबर को 2 पार्ट में बांटा था, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर की कहानी ख़त्म है, अब जो भी आपको लेकर ढोना है वो किसको ढोना है, रियल नंबर को। तो ये भी 2 पार्ट में बढ़ते हैं। जो पहला पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, और इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। बहुत ध्यान से समझिएगा कि इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो p और q होंगे ना, p और q जो हैं वो क्या होंगे, पहली बात तो पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक क्या होता है अभी आगे समझाएंगे, अभी रटिए के क्या होंगे, पूर्णांक, पूर्ण हो जो अंकों में, यही आगे यही समझाना है। ठीक है, तो जो पूर्णांक होते हैं, प्लस ध्यान रखना है कि Q 0 ना हो। ये स्पेशली इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि 0 पूर्णांक में ही आता है, इसलिए यहाँ पूर्णांक लिखने के बावजूद आपको यहाँ पर स्पेशल कंडीशन दे रहा है कि PQ पूर्णांक तो हो लेकिन 0 ना हो। वो भी कौन सा पार्ट, नीचे वाला पार्ट, हर वाला पार्ट, ऊपर वाला हो सकता है, नीचे वाला पार्ट 0 ना हो। तो वो सभी संख्याएँ जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, कौन कौन है, जैसे एग्जाम्पल भी हम समझते जाएँ। जैसे मैं कहूँ कि 15, आपको सर 15 तो सिर्फ 15 है, देखिए 15 अगर 15 है तो 15/1 लिख सकते हो आप, तभी अब उसको 15 ही पढ़ा जाएगा, 15 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और भी माइनस में भी अब होता है ये। ठीक है, तो क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी होता है, अभी आगे इस पर चर्चा होगी। तो अगर मैं बात करूँ जैसे -5/3, तो ये भी क्या है,
ये तो अंश बटा हर में ही है। तो 5 माइनस 5 क्या है, पूर्णांक है, और 3 क्या है, पूर्णांक है। नीचे 0 नहीं दिख रहा है, अंश बटा हर में मुझे दिख रहा है ये, तो ये मान क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और भी कुछ बहुत सर पॉजिटिव वाला मान भी रख सकते हो, 17 बटा कितना रख दो, 4 रख दो, या कुछ भी रख दो। ठीक है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, √16 बटे में अंडर कितना कर दूँ, 36 अगर कर दूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कड़ी वाले मान रेशनल नंबर में नहीं आते हैं, इरेशनल में आते हैं। लेकिन यदि कड़ी हट जाए सॉल्व करने पर, मतलब देखने में तुम्हें लग रहा है कि कड़ी में है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा ना, और भी कट के 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बस कड़ी देख करके आपको ऐसा नहीं चूज करना है कि वो इरेशनल है। कड़ी में भले दिख रहा है लेकिन उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ √5/√3 है, तो ये कड़ी में है, ये नहीं सॉल्व हो सकता, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इस परिमेय नहीं होगा। तो वे संख्याएं जो कड़ी में दिख रही हैं लेकिन उन्हें फर्दर सॉल्व करके बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या में आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। अपरिमेय में क्या है कि जो p/q, ऐसे समझिए, p/q का दिमाग में रखिए। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि 0 भी आता है, तो मतलब क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं ना, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी आता है परिमेय संख्या में। ठीक है, और इसमें क्या है, जो मान कड़ी में है या जिसके नीचे 0 लग गया वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे √13 हो गया, और रूट कुछ भी डाल दीजिए, 17 हो गया, मतलब कोई भी मान निगेटिव ना हो, ध्यान रखिए। निगेटिव अगर होगा तब तो वो वास्तविक नंबर है ही नहीं है, तो इरेशनल में कैसे आएगा। पॉजिटिव हो लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता है कड़ी में। कड़ी में से बाहर क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। 16 इसलिए बाहर निकल गया है क्योंकि हम √16 को √4 लिख सकते हैं, इनका पेयर बन जाता है। ठीक है, समान तरह की दो संख्याएँ अगर रहती हैं ना, तो उनका पेयर बन के बाहर निकल जाता है। क्योंकि 17 का बस 17 ही लिख सकते हो आप, इसका पेयर नहीं बनेगा, इसलिए वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पाई, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है। पाई क्या है इरेशनल नंबर है। क्यों है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन पाई का एक मान आप लोग पढ़े होंगे, वो 22/7 जो है ना, वो रेशनल नंबर है। तो इसी का वो फ़ायदा उठाता है, बच्चे गलती करते हैं। 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई अगर ऐसे बना हुआ आ जाएगा पाई, तो आपको इरेशनल नंबर पर टिक करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अभी क्यों ये इसमें आता है 22/7 और ये पाई इसमें क्यों चला जाता है, हम लोग इस पर अभी आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको रियल नंबर को 2 और कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। पहला तो इंटीजर और दूसरा डेसिमल पार्ट। इंटीजर किसे कहते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं कि वे संख्याएं जो पूर्ण हो अंकों में, ठीक है, जो अंकों में क्या हो, पूर्ण हो, इंटीजर कहलाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अच्छा, इसको भी थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए। अब इसको भी मैं क्या कह दूं कि पॉजिटिव, दूसरा मैं कह दूं 0 और तीसरा कह दूं निगेटिव। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पूर्णांक यदि पॉजिटिव हैं, पूर्णांक कितने तरह के होंगे, 3 तरह के। अगर इसको कैटेगराइज करोगे, पॉजिटिव, 0 इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि जो भी पॉजिटिव वाले मान, जैसे 5, 7, 13, ठीक है, इस तरीके का। 0 मतलब कि 0 मतलब 0 अकेला होता है। निगेटिव मतलब -13, -17, -3020, ठीक है। ये सब क्या हैं, इंटीजर हैं, जो अपने आप में पूर्ण है, जिनको बटे में न लिखा गया हो, जो बटे में न, कुल मिलाजुला कहानी है कि जिसे अंश बटा हर में न लिखा जाए। ठीक है, वो इस तरीके से वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं। और 0 बेहद ध्यान रखना, न ही धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, इसीलिए 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, पहला पॉजिटिव में हो गया, दूसरा 0 और ये हो गया निगेटिव। अभी जो पीछे मैंने लिखा था ना कि p/q क्या हो, कि इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तो पूर्णांक को, लेकिन मैंने वहाँ पर क्या लिखा, q जो है नॉट इक्वल 0। क्यों, क्योंकि 0 भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है, इसीलिए वहाँ पर स्पेशली केस ध्यान देना होता है कि इंटीजर तो हो लेकिन 0 ना हो। ठीक है, तो ये होता है इंटीजर की कहानी। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर की कहानी है। और अगर मैं बात करूँ कि यदि पॉजिटिव, और भाई पॉजिटिव इंटीजर जो है ना, इसी को आप आगे चल करके या यहीं पर देख लीजिए, इसी को जो भी पॉजिटिव मान होंगे वो नेचुरल नंबर में भी आएंगे, वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिनसे हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिनकी संख्याओं का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, 1, 2, 3, जहाँ तक आप गिन सको। ठीक है, तो नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ये भी से ध्यान रखना।
ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होती है, यानी कि 1 से। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होगा क्या होगा, 1 होगा। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अनंत होता है, आप जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको मैं कहूँ कि ये हो गया कि जब सिर्फ पॉजिटिव क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और एक और शब्द आता है, अगर मैं पॉजिटिव और दोनों जीरो को मिला दूँ ना, तो एक आता है शब्द नॉन नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक। अऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक न हो, जो ऋणात्मक वैल्यू ना हो। तो अब कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि जीरो न ही ऋणात्मक होता है, न ही धनात्मक होता है। तो हम धनात्मक होता है कि नहीं है वो बात की बात है। हमने क्या कि जो ऋणात्मक ना हो तो बहुत ज़बरदस्त बिजली के साथ बारिश भी शुरू हो चुका है, ठीक है, बाहर। तो चलिए, तो अगर मैं ये आपको ध्यान रखना है कि अऋणात्मक मतलब जो धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है कि नहीं उसकी बात है वो। लेकिन अऋणात्मक मतलब कि अऋणात्मक जो ऋणात्मक नहीं है, सॉरी, जो ऋणात्मक नहीं है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे बात असत्य, जो सत्य नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह अऋणात्मक जो ऋणात्मक नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऋणात्मक वाला पार्ट यहाँ है, ये ऋणात्मक तो नहीं है, ये धनात्मक भी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ अऋणात्मक की। तो ऐसी संख्याएँ जो अऋणात्मक होती हैं वो जीरो भी आ जाएगा इसमें, 0 1 2 3 जहाँ तक आप चले जाओ। ठीक है, तो वो संख्याएँ अब यहाँ से तुम देखोगे ध्यान से ना, ये प्राकृतिक संख्या ही है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसमें जीरो इंक्लूड कर दिए तो इसी संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि पूर्ण संख्या को अन्य किसी और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, अऋणात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अऋणात्मक में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो अब इंटीजर को थोड़ा सा और इसको हम लोग समझ लें आगे, फिर डेसिमल को समझा जाएगा, क्योंकि मुझे उधर इमेजरी नंबर को समझाना था, लेकिन अब इसको शुरू कर दिया तो इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, फिर डेसिमल पे आते हैं, क्योंकि इमेजरी नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ से ही क्लियर होगा। चलिए देखो, इंटीजर है तो इंटीजर को हम 2 और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है ये कि, बाकी मैं नेचुरल नंबर में भी बता सकता, चलिए यहीं पर देख लीजिए, इवन नंबर और आड नंबर में भी डिवाइड कर सकते हो। तो इवन नंबर मतलब वो संख्याएं, ये क्या है, इसको सम संख्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए इवन नंबर क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य, ध्यान रखना, 2 से विभाज्य हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं, सम संख्या होती हैं। ठीक है, ये धनात्मक भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं इंटीजर में बांट रहा हूँ, ध्यान रखना। जब आप अगर बहुत सारे टीचर इसको नेचुरल नंबर में बांटते हैं तो वो सबसे छोटी संख्या 2 बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में फंसा देता है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि शून्य क्या है, ठीक है, सम संख्या विषम संख्या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा वो फंसाता है आपको, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ कि जो संख्याएँ 2 से विभाज्य हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस वाली भी वैल्यू आ जाएंगी, -8 -6 0 4 2 8, ये सभी संख्याएँ क्या हैं, सम हैं। क्यों, क्योंकि 2 से विभाज्य हैं। ये संख्याएँ क्या हैं, 2 से विभाज्य हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर 4 8 है ना, तो 8 को आप सम क्यों कर, क्योंकि 2 से कट रहा है 4 बार में। दूसरा भी इसको करोगे 2, अगर 2 का गुणा 4 में कर दोगे ना, तो फिर से आपको वही चीज़ मिल जाएगा, अर्थात 8 मिल जाएगा। सेम कहानी है कि 0 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ ना, तो 0 बार में जाता है ये। और 2 में अगर मैं 0 का गुणा करूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। अब कहोगे सर अगर यहाँ 3 का गुणा करो तभी तो 0 आएगा, 4 का गुणा करो तभी तो 0 आएगा। मतलब उससे नहीं है कि तुम 4 से आएगा, 5 से आएगा, 10 से आएगा कि नहीं आएगा, 3 से आएगा कि नहीं, मतलब इससे 2 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि 2 से विभाजकता आपको जाँच करनी, 4 से जाँच नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। हाँ, ये कट रहा है, 0 टाइम में कटता है। और 0 टाइम में अगर कोई संख्या कटती है तो क्या होती है, सम संख्या होती है। सॉरी, 2 से अगर कोई संख्या कटती है तो क्या होती है, सम संख्या होती है। ये ध्यान रखना, वो किससे विभाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है हमसे, उससे मतलब नहीं, और किसी संख्या से हो रही है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि शून्य क्या है, तो शून्य क्या है, ये बात ध्यान, जब सम विषम में पूछा जाएगा तो सम संख्या है, ध्यान रखना। बाकी जो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या हो तो 2 होती है, उस बात की बात है। इसमें हम सबसे छोटी अगर हम देखें ना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, सबसे छोटी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस में अनंत तक जाएगा ये, फिर पॉजिटिव में अनंत तक जाएगा, बड़ी तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब सबसे छोटी ऑप्शन में आपको 2 दिया है, 2 4 6 8 10, तो आप 2 टिक कर दीजिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ 0 पूछ रहा है तो सम विषम में तो सम होगा, विषम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको।
अब हम समझ लेते हैं विषम संख्या को। तो जो 2 से विभाज्य न हो वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। जो 2 से विभाज्य न हो, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, 3 से विभाज्यता जांच करने लगते हैं। भाई 3 से नहीं जांच करना, जो 2 से ना कटे, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, माइनस का 15 हुआ, ठीक है, ये 2 से नहीं विभाज्य हैं तो क्या होंगी? ये विषम संख्या होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डेसिमल जो है, ठीक है, रियल नंबर का। तो डेसिमल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है पार्ट है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन मुझे लग रहा है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है बार इसका, तो मैं अभी देख ले रहा हूँ। अगर आवाज़ ज़्यादा इसमें आ रहा होगा तो हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।